हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित मंडलोई। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राउज एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4, दैट इज पॉलिटी का सेकंड टेस्ट। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले कुछ प्रश्न हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, रूरल डेवलपमेंट इज द वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायती राज। तो हाँ, बिल्कुल रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, तो ये स्टेटमेंट सही है। Panchayati Raj system has been established in all states of India except Nagaland, Meghalaya, Mizoram, and in union territories, all union territories except Union Territory of Delhi. इन स्टेट्स और इन यूनियन टेरिटरीज के अलावा बाकी सारे स्टेट्स में क्या लागू हो चुका है? पंचायती राज सिस्टम लागू हो चुका है। तो जब हम संविधान का आर्टिकल 243 एम देखते हैं, तो आर्टिकल 243 एम में कह के रखा है, पंचायती राज से संबंधित है कि दोनों जगह, ना ही नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू होगा पंचायती राज सिस्टम, और ना ही ऐसे एरियाज में जहां पर शेड्यूल्ड एरिया हो, ट्राइबल एरियाज हो, वहां पर लागू नहीं होगा। ऐसा आर्टिकल नंबर 243 एम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से संविधान के अंदर इंसर्ट किया गया। ठीक है, तो उसमें ये कह के रखा है कि इन दोनों जगह पर, ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज में और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली में पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होगा। बहुत अच्छी आयरनी आपको बताते हैं कि दिल्ली वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर पंचायती राज एक्ट 1954 में पारित कर दिया गया था, लेकिन बाद में वहां पर पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये सेकंड ऑप्शन सही तो हो जाता है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, द शेड्यूल्ड एरियाज इन द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट डू नॉट हैव पंचायती राज सिस्टम। जब हम बात कर रहे हैं 1992 के इस एक्ट की, तो इस एक्ट में तो प्रावधान दिया हुआ है कि शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होगा, है ना। और नहीं होता है क्योंकि आपने देखा है कि शेड्यूल 5 में जितनी भी एरियाज दे के रखे हैं स्टेट के अंदर, 10 स्टेट्स हैं जहां पर शेड्यूल 5 के अंदर एरियाज मेंशन करके रखे हैं, तो उन एरियाज में डायरेक्टली कोई भी लॉ पार्लियामेंट इंप्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन बाद में एक एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, पेसा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। कब बनाया गया? 1996 में बनाया गया। 1996 24 ऑफ दिसंबर 1996 को इस एक्ट को एसेंट मिला। ठीक है, और भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर यह एक्ट आया था। ठीक है, ये भी कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एक्ट आया था भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भूरिया कमेटी, पेसा एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पेसा एक्ट, पंचायती राज सिस्टम हैज बीन एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। तो मतलब ये वाला प्रावधान गलत हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऐसा ऑप्शन हमको कहां देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पैसा एक्ट नहीं आया होता और हमको ये क्वेश्चन पूछा होता, तो आंसर सही क्या हो जाता? सारे सही हैं, 1, 2 एंड 3 ऑल आर राइट। बट अभी क्योंकि पैसा एक्ट आ चुका है, बहुत सारे राज्यों ने इसको मंजूरी भी दे दी है, और वहां के ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायत स्टैब्लिश भी हो गई हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 एंड 2 विल बी राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेकेंड सवाल कहता है कि consider the following statement. Governor have power to direct that an act of parliament don't apply to scheduled areas of state or apply with amendments. Amendments के साथ apply होगा या फिर act of parliament उन areas में apply नहीं होगा। कौन से areas में? scheduled areas of a state. Scheduled areas of a state is concerned with schedule 5. शेड्यूल 5 में 10 स्टेट्स हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे शेड्यूल्ड एरियाज रखे गए हैं। मध्य प्रदेश का ट्राइबल एरिया, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया, झारखंड के ट्राइबल एरियाज। वहां पर गवर्नर की मंजूरी के बिना पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट उस जगह पर, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में लागू नहीं होता। तो ठीक है, यह स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है। सेकेंड, गवर्नर ऑफ आसाम हैज सेम पावर फॉर ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। असम की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 6 में है। ठीक है, तो इसके बारे में एक चीज देखना है हमको। साथ ही साथ तीसरा स्टेटमेंट कहता है, द प्रेसिडेंट हैज द सेम पावर फॉर ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इन मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
ये मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये तीनों भी शेड्यूल 6 की स्टेट्स हैं। तो इसलिए अगर शेड्यूल 6 को अगर आप रिफर करेंगे तो शेड्यूल 6 में स्पेसिफिकली देके रखा है कि असम के केस में, असम के केस में गवर्नर के पास पावर है, काय का पावर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वहां पर उसकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई होगा या नहीं होगा, इंप्लीमेंट होगा या नहीं। और सेम पावर प्रेसिडेंट के पास है, किससे संबंधित, अगर कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट है तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के शेड्यूल 6 स्टेट्स के अंदर में जो आते हैं उन एरियाज में लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। किन के, कौन से स्टेट्स के लिए, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के लिए। ठीक है, और सेम पावर गवर्नर ऑफ असम के पास भी है इन ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम स्टेट। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हो जाते हैं। पहले वाले के लिए आपको शेड्यूल 5 रिफर करना पड़ेगा और बाकी दो स्टेटमेंट के लिए शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन नीचे दिख रहा है आपको जिसमें सारे ऑप्शन सही माने जाते हैं, सारे स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। हाँ बिल्कुल, स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर। उसके 3 स्टेटमेंट उन्होंने दिए कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंदर लॉ बन सकता है। तो पहला बोलता है कि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे विद 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत के साथ पास कर दे, और वो रेजोल्यूशन का लाइफ कितना रहेगा, 1 साल। ठीक है, और उसको n नंबर ऑफ टाइम्स जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। हाँ तो बिल्कुल किया जा सकता है, और ये प्रावधान हमारे संविधान में है भी। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 249 में ऐसा प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल पावर टू राज्यसभा टू पास अ रेजोल्यूशन ऑन स्टेट सब्जेक्ट, कि स्टेट सब्जेक्ट के किसी महत्वपूर्ण विषय पर हमको कानून बनाना है तो एक रेजोल्यूशन पारित कर दे। और रेजोल्यूशन कौन सी मेजोरिटी के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ। और उस रेजोल्यूशन की लाइफ कितनी रहेगी, 1 साल रहेगी, और एक्सटेंड कब तक किया जा सकता है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो ऐसे केस में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। पहले रेजोल्यूशन पास होगा, फिर जैसे नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वैसे लॉ बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो जाता है कि हाँ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है। सेकंड, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज एंड सच लॉ एक्सपायर इन 6 मंथ ऑफ द इमरजेंसी एक्सपायरिंग। हाँ, नेशनल इमरजेंसी के केस में, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 है ना, आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी अगर लगाई जाती है तो पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 250, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 250 इज अथोराइज्ड टू मेक लॉज फॉर स्टेट सब्जेक्ट्स, ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स फॉर द एंटायर और पार्ट ऑफ द कंट्री। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे या फिर पूरे एंटायर कंट्री के लिए लॉ बना सकता है, ऐसा आर्टिकल 250 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी केस में जो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर अगर लगाई जाती है तो उस केस में लेजिस्लेटिव पावर सारी किसके पास आ जाएंगी, पार्लियामेंट के पास आ जाएंगी। और पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी, है ना, वहां पर रूल कर सकता है। तो ये भी प्रावधान है। तो ये भी एक स्पेशल सर्कमस्टेंस है जो कि स्टेटमेंट के तौर पर सही पाया गया। तीसरा ऑप्शन है टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज। ठीक है, अगर किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को स्टेट में इंप्लीमेंट करना हो, एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करना हो या ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करना हो तो आर्टिकल नंबर 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides power to the parliament to legislate on state subject only for implementation of international convention, agreement and treaty। विदेशी लोगों के साथ या विदेशी संगठन से कोई ट्रीटी साइन कर ली है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई लॉ बनाना पड़ रहा है तो संविधान का अनुच्छेद 253 आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को ये पावर देता है। ठीक है, तो तीनों स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सही हैं। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें तीनों स्टेटमेंट सही पाए जा रहे हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट। हाँ, लॉज स्टेट के लिए बना सकता है। क्यों बना सकता है, अगर उसको इंटरनेशनल कन्वेंशन को
करवाना हो, लागू करवाना हो, तो आर्टिकल 253 अभी देखा हमने। या फिर इफ टू और मोर स्टेट्स पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट। तो बिल्कुल अगर कोई ऐसा मैटर हो जो स्टेट लिस्ट का विषय हो और दो या दो से ज्यादा प्रदेशों की विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर एक रेजोल्यूशन पारित कर दे कि पार्लियामेंट हमारे लिए उस विषय पर लॉ बना दे, कॉमन लॉ बना दे, तो ऐसा किया जा सकता है। और संविधान के आर्टिकल 252 आर्टिकल 252 के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन दिया गया, ऐसे अधिकार दिए गए, प्रोविजन ऐसा पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट बट फॉर दैट स्टेट ओनली। हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाए, प्रेसिडेंट रूल कब कब लगाया जाता है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल नंबर 365, ग्राउंड्स अलग अलग हैं, लगेगा प्रेसिडेंट रूल ही। ठीक है, तो ऐसे दो केसेस के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल अगर स्टेट में चल रहा हो तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to the concurrent list. Executive power rests with the state unless the constitution or the said law confers this power to the center. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसकी होगी, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगा, स्टेट के पास। कब तक होगा, जब तक कि पार्लियामेंट लॉ बना करके या ये ना कह दे कि ये अथॉरिटी इस कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर हमारे पास होगी। जब तक लॉ नहीं है तब तक कौन एंजॉय करेगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर उस सब्जेक्ट पे एंजॉय करेगा। सेकंड क्या है, द स्टेट व्हाइल यूजिंग एग्जीक्यूटिव पावर शुड इंश्योर कंप्लायंस विद सेंट्रल लॉज and also ensure that there is no impedance to the center's exercise of executive power. सेंटर उसके एग्जीक्यूटिव पावर के साथ में जब भी कुछ कार्रवाई करे तो स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ में बीच में खड़ा ना हो जाए कि मेरी अथॉरिटी है, ठीक है, मैं काम करूंगा, मतलब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और कॉन्फ्लिक्टिंग केस है तो सेंटर की अथॉरिटी बड़ी है, तो सेंट्रल अथॉरिटी के केस में अगर वो कुछ भी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर वहां पर नहीं चलेगा, इंपीड नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि ऐसा इंश्योर करना है राज्यों को कि उनकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वहां सीज हो जाती है जहां पर सेंट्रल लॉ हो या फिर क्या हो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही पाए जा रहे हैं, तो बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्ट 11 and articles 256 to 263 deal with the administrative relationship between the center and state। बिल्कुल सही है। ठीक है, पार्ट 11 चैप्टर 2 सेकेंड चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बताया है। चैप्टर 1 के अंदर क्या बताया, चैप्टर 1 के अंतर्गत बताया गया है लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, अब ये तो सही है पहला स्टेटमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड center's discretion to the state, mutual delegation of functions are some of the aspects under administrative relation। हाँ तो सही है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाती है, स्टेट्स का क्या ऑब्लिगेशन रहेगा, सेंटर का क्या ऑब्लिगेशन रहेगा। ठीक है, सेंटर का डायरेक्शन स्टेट को कौन कौन रिस्पेक्ट में डायरेक्शन दे सकता है सेंटर, ठीक है, स्टेट्स को। म्यूचुअल डेलीगेशन, आपस में एक दूसरे को अपनी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कैसे शेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सम अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप ना, तो बिल्कुल ये सारे एस्पेक्ट तो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप में जो कि संविधान के भाग 11 और चैप्टर 2 के अंतर्गत डिस्कस किए हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट जो है हमारा सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। तो बोथ 1 एंड 2 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regards to SAT। SAT क्या है, सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल कब बना था, सेबी एक्ट के अंतर्गत बना था। सेबी एक्ट कब आया था, 1992 में आया था।
सीबी एक्ट 1992 में आया था, सीबी एक्ट के अंतर्गत ये वाली अथॉरिटी बनाई गई थी। तो बिल्कुल सही है, सीबी एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी, है ना। और सीबी एक्ट के बाद में जब ये बन गई है अथॉरिटी, ठीक है, तो इस अथॉरिटी का काम क्या है? अथॉरिटी का काम है जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसके लिए एक अपीलिएट है। जैसे हाई कोर्ट के डिसीजन की अपील हम कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ही सेबी जब भी कोई डिसीजन ले गए, उसके कोई भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए अपीलिएट अथॉरिटी कौन सी है? एसएटी, ठीक है, सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल, ठीक है। साथ में आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूं क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कि 2014 के बाद से, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी, पेंशन फंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, पीएफआरडीए का भी कौन काम करता है? रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के तौर पर कौन काम करेगा? एसएटी। और 2015 के बाद से इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटर जो हमारा है, इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इरडाई ऑफ इंडिया, तो वो इंश्योरेंस रेगुलेटर जो हमारा है उसके लिए भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के तौर पर कौन काम करेगा? एसएटी, इरडा भी लिख देते हैं यहां पर। और 2015 में ही जनरल इंश्योरेंस के लिए भी, जनरल इंश्योरेंस जो इंस्टीट्यूशन है हमारा इंश्योरेंस लिमिटेड, उसके लिए भी जो अपीलेट अथॉरिटी है वो एसएटी ही है, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट जरूर ध्यान में रखिएगा। चलो इसके संबंध में आगे की बात हम करते हैं कि 3 स्टेटमेंट है उनको कंसीडर करके देखते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ी ना है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एसएटी का मेंशन है? नहीं है। हाँ, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी जो जरूर है, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए है क्योंकि सीबी एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। इट हैज नो सिविल कोर्ट पावर, भी ये सिविल कोर्ट का पावर नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेगी अथॉरिटी? ठीक है, तो इसके पास सिविल कोर्ट का पावर है, इट हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इट हैज ओनली 2 मेंबर्स अलोंग विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 2 मेंबर, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारे ऑप्शंस में कहां सही देके रखा है? हमारे ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन है जो बोलता है 3 ओनली, तो 3 ओनली वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो है ए, तो इसका आंसर हमारा है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैव नो बियरिंग अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ इन द जुडिशरी। कौन सा ऐसा सिस्टम है इंडियन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जिसके अंतर्गत, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रावधान नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जुडिशरी के लिए हम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की अगर बात करें तो सिक्योरिटी टेन्योर है क्या? तो हाँ बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट के लिए है 65 इयर्स की एज तक, ठीक है, हाई कोर्ट के जज के लिए 62 इयर्स की एज तक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जब तक कोई नहीं हटा सकता। और हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा, उसके लिए प्रोसीजर है, जजेस इंक्वायरी एक्ट है, ठीक है, किस तरीके से हटाया, इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत दिया गया। हाँ, दूसरा देखते हैं कि अगर उसके आदेशों का पालन नहीं किया जाए तो कंटेम्प्ट के लिए पनिश भी कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। हम जब बात करते हैं हाई कोर्ट की तो आर्टिकल नंबर 215 215 जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट जो है एक रिकॉर्ड कोर्ट की तरह काम करता है, तो ठीक है, उधर से देख ले हम। या फिर हम बात करें आर्टिकल नंबर 129 की सुप्रीम कोर्ट के केस में, या फिर आर्टिकल 142 की, तो इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर उनके ऑर्डर्स, उनकी डिक्रीज का अगर कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन उल्लंघन करता है तो दे आर पनिशेबल बाय कोर्ट अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कंटेम्प्ट की सजा, ठीक है, फाइन प्लस जेल दोनों हो सकती है, जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है। 6 महीने तक की कारावास की आपको जेल मिल सकती है, ठीक है, तो 6 महीने तक जेल में रहना है तो कंटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन है उसके बारे में, उस पर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। चलिए तीसरा स्टेटमेंट है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल एक्सपेंडिचर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आता है। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस इन पार्लियामेंट, एक्सेप्ट, देखो इसमें एक्सेप्शन नहीं दिया है,
लेकिन हाँ जनरली कोई भी कंडक्ट, कोई के चरित्र, कोई भी जज के चरित्र के बारे में, कोई भी जज के कंडक्ट के बारे में आप पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 121 इसको प्रोहिबिट करता है कि पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी हाउस के अंदर जजेस के ऊपर कंडक्ट पे डिस्कशन नहीं हो सकता, एक्सेप्ट किस केस में, कौन से स्पेशल केस में, अगर उस जज के खिलाफ इंक्वायरी चल रही हो, ठीक है, कई की इंक्वायरी चल रही हो या मोशन चल रहा हो इम्पीचमेंट का, उसको हटाने का, ठीक है, रिमूवल की प्रोसीडिंग ऑलरेडी इनिशिएट हो गई और उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है, तो तब तो फिर कंडक्ट ऑफ जजेस के ऊपर डिस्कस करनी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है ना हवा हवा में कुछ भी बात कर लेंगे, अगर रिमूवल की बात चल रही है तो फिर कंडक्ट ऑफ जजेस की बात चल सकती है, लेकिन सिर्फ एक स्पेशल केस में, बाकी प्रोहिबिशन है, नॉर्मली दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड। आर्टिकल 121 उसको मना करता है, कोई भी कंडक्ट के ऊपर, जजेस के कंडक्ट के ऊपर पार्लियामेंट की नॉर्मल डिस्कशन मीटिंग में सवाल नहीं उठाया जा सकता। स्ट्रिक्ट सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल नंबर 50 एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात करता है। अब ये सारे प्रावधान जो हैं, सारे स्टेटमेंट जो हैं, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए तो है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए अगर हमको करेक्ट आंसर चाहिए तो। लेकिन उस पर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में दिया है कि नो बियरिंग, मतलब ऐसा कौन सा प्रावधान है जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर नहीं करता है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, कि सारे इंश्योर करते हैं, ठीक है, सारे इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट as a court of record has the power to punish its contempt। अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के केस में पनिश कर सकता है, कौन से आर्टिकल में पावर है, आर्टिकल नंबर 129 और आर्टिकल नंबर 142, दोनों ही उसको अधिकार देते हैं कि कंटेम्प्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट वह कंटेम्प्ट है जिसके अंदर व्यक्ति विलफुली डिसओबे करे, ठीक है, इफ आई विलफुली डिसओबे द डिक्री और ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश मी अंडर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है कि अगर मैं किसी डिक्री और ऑर्डर के खिलाफ छापूं, पब्लिकेशन करूं, या फिर कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग के साथ में इन ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करने लगूं, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ स्कैंडलाइज करूं जिसकी वजह से कोर्ट की अथॉरिटी कम हो, तो ऐसी कोई भी चीज अगर मैं करता हूं तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखिए, कंटेम्प्ट हैज टू बी क्रिमिनल ओनली, है ना, पर मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ क्रिमिनल ओनली के केस में पनिशमेंट नहीं मिलता, सिविल ओनली के केस में ही पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट में मैंने आपको बता दिया इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, और दोनों साथ में भी हो सकता है, ठीक है। 6 महीने तक का कारावास हो सकता है, 6 महीने तक जेल आपको सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अगर आप सिविल या क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस में फंसते हैं तो, ठीक है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप माफी मांग ले, रिटर्न अपॉलॉजी ले दें और वो अपॉलॉजी उस नेचर की हो कि सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले, तो फिर सजा माफ भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो बात की चीज। तो दोनों ही ऑप्शन, ठीक है, कि पहला ऑप्शन तो सही है, कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल ओनली बोला है जबकि सिविल में भी होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे से पूछा है करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो वन ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। चलिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 देखते हैं। एक लिस्ट में कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दिए और सामने बताया कि वो कौन कौन होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? क्या वो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स? नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर खुद कैबिनेट मिनिस्टर को कैसे असिस्ट कर सकता है? तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दे हेड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल, बिल्कुल। जितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो लिस्ट 1 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है? 2 के साथ। तो इधर हम ABCD लिख देते हैं, पीपीटी बनाते समय भूल गए हैं शायद, ABCD। चलिए, तो ऑप्शन ए किसके साथ मैच कर रहा है? सेकंड वाले लिस्ट 2 के ऑप्शन के साथ। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या कर सकते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो तरह के मिनिस्टर्स होते हैं।
एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में होता है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाला होता है, जिसको अपनी एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री मिली हुई होती है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट मिला होता है। तो these ministers are either attached to cabinet ministries, इनके साथ अटैच रहेंगे, या फिर इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाएगा। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है, ये सी वाले थर्ड वाले ऑप्शन के साथ में लिस्ट 2 के मैच करता है। तीसरा देखते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, क्या डेप्यूटी मिनिस्टर्स के पास में खुद का मंत्रालय होता है? नहीं, मंत्रालय होता है खुद का। ठीक है, कौन सा मंत्रालय होता है? वो मंत्रालय जिसके अंदर उसको अटैच कर दिया जाए। लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को असिस्ट करने का काम करते हैं इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। तो कुल मिलाकर के डेप्यूटी मिनिस्टर्स ये वाले मिनिस्टर्स होते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का कोई इंडिविजुअल डिपार्टमेंट नहीं होता। ठीक है, दे आर अटैच टू सीनियर मिनिस्टर्स के साथ अटैच होते हैं। 1967 के बाद में अभी तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट नहीं किए गए हैं। राजीव गांधी सरकार के पहले फेज में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लास्ट टाइम अपॉइंट किए गए थे और 67 तक होते थे। उसके बाद से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जैसी चीजें नहीं देखने को मिलती है। इसलिए अब ये जो हमारा मैच हो गया, इसको देख लेते हैं। ए जा रहा है सेकंड पे, तो ए सेकंड पे 2 जगह जाता है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है। बी और सी अभी भी अपने पास बचे हुए हैं। बी वाला ऑप्शन थर्ड में मैच हो रहा है, बी वाला ऑप्शन थर्ड में मैच हो रहा है, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब चेक कर लेते हैं, सी वाला ऑप्शन 1 पे जाना चाहिए, सी वाला ऑप्शन 1 पे जा रहा है, डी वाला ऑप्शन 4 पे जाना है, डी वाला ऑप्शन 4 पे जा रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हमारा करेक्ट आंसर है क्या? हाँ, बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9 बिल्कुल एंड 11 शेड्यूल। बिल्कुल ऐड किया था। कब आया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के एक्ट था, 1993 में असेंट मिल गया, सब हो गया। पार्ट 9, ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 पहले से प्रेजेंट था, उसके साथ में 243 से 243 ओ तक ये सारे आर्टिकल्स इसने ऐड किए हैं। ए से ओ तक सारे आर्टिकल इसने ऐड किए, और शेड्यूल नंबर 11 भी इसने ऐड किया है। 11 शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट है, नहीं 18 सब्जेक्ट भैया 12 शेड्यूल में। 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं? 22 सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स। और ये 29 सब्जेक्ट्स किस लिए हैं? ये 29 सब्जेक्ट्स हैं फॉर पंचायत, कि पंचायत कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेगी। तो 29 सब्जेक्ट्स हैं, और ये 18 सब्जेक्ट जिसकी बात की जा रही है ये 12 शेड्यूल के हैं। 29 सब्जेक्ट्स एट प्रेजेंट शेड्यूल नंबर 12 में है, जिसपे पंचायत जो है काम करेगी। पंचायत के लिए जो काम करने का एरिया है वो बताते हैं। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल नंबर 243 टू आर्टिकल नंबर 243 पी। पी नहीं है भाई साहब, ओ है, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ओनली 1 आ रहा है ए वाले ऑप्शन में, तो ओनली 1 के लिए ए ऑप्शन है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पैसा एक्ट एम टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन। बिल्कुल ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए सेल्फ रूल के लिए आया था। पैसा एक्ट हैज एन ऑब्जेक्टिव to have village governance with participatory democracy consistent with the traditional practices. Traditional practices जो tribals की चलती हैं उनके साथ में participatory democracy को enhance करने के लिए पैसा एक्ट आया था। It also aimed to preserve and safeguard traditional customs है, traditional customs not customers, traditional customs, misprint है, traditional customs ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो बिल्कुल ट्राइबल पॉपुलेशन के ट्रेडिशनल कस्टम्स को प्रिजर्व और सेफगार्ड करते हुए वहां तक ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के प्रावधान इंप्लीमेंट किए जा सके, इसलिए पैसा एक्ट आया था। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा, फिर से रिपीट कर देता हूं, भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट आया था। ठीक है, 1996 में आया था। 24 दिसंबर 1996 को इसको एसेंट मिला है। ठीक है, मेन प्रावधान क्या है? मेन प्रावधान ये है कि इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है, ऐसे एरियाज जो कि शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के एरियाज हो, वहां पर पंचायती राज का एक्सटेंशन किया जा सके। डायरेक्टली लागू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन एरियाज को प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है कि पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट वहां पर सीधा लागू नहीं होगा। तो कैसे होगा? जब वहां का गवर्नर
उन स्टेट का शेड्यूल 5 स्टेट है तो वहां का गवर्नर उसको एक्सेप्ट कर ले, रेटिफाई कर दे कि हाँ ये यहाँ पर लागू होगा, ठीक है। या फिर अगर शेड्यूल 6 स्टेट की बात करें तो असम की केस की बात करें तो गवर्नर, बाकी स्टेट्स की बात करें तो प्रेसिडेंट वो लागू करेगा, ये पर्टिकुलर मामला है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो पहला वाला सही ऑप्शन है, सेकंड वाला भी सही ऑप्शन है, और प्रिजर्व सेफगार्ड ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफ ट्राइबल पीपल ये भी सही ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन सही है, तीनों स्टेटमेंट्स सही है। और तीनों स्टेटमेंट सही कौन से ऑप्शन में बताए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not included in the parliament? पार्लियामेंट में कौन इंक्लूडेड नहीं है? पार्लियामेंट का कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 79। और आर्टिकल नंबर 79 बहुत साफ शब्दों में कहता है, साफ शब्दों में कहता है कि प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही पार्लियामेंट हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये पार्लियामेंट की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता। तो आर्टिकल नंबर 79 स्ट्रिक्टली बोलता है ऐसा। कौन इंक्लूड नहीं है? तो प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड नहीं है पार्लियामेंट के डेफिनेशन के अंदर। आर्टिकल नंबर 79 जाके पढ़िएगा, उसमें ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कोरम इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। बिल्कुल कोरम 1/10 है। कोई भी हाउस में अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस करना है तो कितना कोरम जरूरी है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स जरूरी है। राज्यसभा की बात कर लो या फिर लोकसभा की बात कर लो, 1/10 सदस्य नहीं होंगे उसकी टोटल स्ट्रेंथ के, 1/10 नहीं होंगे तो फिर काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन बोलता है स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन नहीं है, बेसिकली ये ज्वाइंट सिटिंग की बात चल रही है। ज्वाइंट सिटिंग है ऑप्शन में, ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग में स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोरम कितना है? 1/10 है। ये आर्टिकल नंबर 100 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है, और ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 में दिया हुआ है, और दोनों ही सही। चलिए तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए हमारा बोथ 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। बोथ 1 और 2 वाला जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड्स विद पंचायत से संबंधित दिया हुआ है, और अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बारे में दिया हुआ है। अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनाई गई थी, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार आई थी, अशोक मेहता कमेटी बनाई थी पंचायती राज के लिए, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1978 में। और रिपोर्ट में इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि 2 टीयर का पंचायती राज होगा। पहले 3 टीयर का बोल के गए थे बलवंत राय मेहता साहब, इन्होंने 2 टीयर का बोला अशोक मेहता जी ने, ठीक है। तो बलवंत राय जी के 3 टीयर के फॉर्मूले को 2 टीयर में बदल दिया, और वो 2 टीयर कौन से होंगे? जिला परिषद एंड मंडल परिषद, मंडल पंचायत, ये 2 टीयर होंगे। अब इनके रिकमेंडेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू बी द फर्स्ट लेवल ऑफ पंचायती राज अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ स्टेट लेवल। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। इट रिकमेंडेड जिला परिषद टू बी एन एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी बताया था क्या जिला परिषद को? चलो इसको देखते हैं। इट रिकमेंडेड द जिला परिषद एंड मंडल पंचायत मस्ट बी गिवन कंपल्सरी टैक्सेशन पावर। तो टैक्सेशन पावर के बारे में तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। ये 2 स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। पर जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने जिला परिषद को एडवाइजरी बॉडी बोला है, तो एडवाइजरी बॉडी का रिकमेंडेशन नहीं दिया था। इन्होंने बोला था जिला परिषद शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी। एडवाइजरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में अंतर होता है। एडवाइजरी बॉडी जो सिर्फ एडवाइस देगी, काम नहीं करवा पाई। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो एडवाइस को और अपने जो दिए गए काम है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगी, इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर जिला परिषद को इन्होंने बनाने की, गठित करने की बात की थी, और कौन से लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें गलत है। सेकंड ऑप्शन अगर गलत है तो फिर 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में सही मिलता है? वो मिलता है सी वाले ऑप्शन में सही। तो सी वाला ऑप्शन इस
क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Which of the following powers are enjoyed by the Prime Minister as the head of the Union Council of Minister? Union Council of Minister का हेड होने के कारण कौन कौन से पावर्स प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है? पहला स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोस पर्सन्स एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर जब 75 आप पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 75 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है, और 74 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसमें उसके प्राइम मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होंगे, और जितने भी मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल नंबर 75(1) के अंतर्गत अपॉइंट करेगा, ठीक है। और अपॉइंट करने के बाद में, ठीक है, किसकी एडवाइस लेगा? पहले अपॉइंट करने से पहले प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेगा, उसी के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो ऐसा आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बिना नहीं कर सकता, तो ये स्पेशल पावर उसके पास है। इसके बाद ही अलोकेट्स एंड रिशफल्स द वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स। बिल्कुल करता है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो किसी भी मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, सफल करना है, रिशफल करना है, जो करना है प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो का शफलिंग कर सकता है, क्योंकि वही प्रेसिडेंट को बोलेगा किसको कहां बिठाना है तो बिठा सकता है और अलोकेट कर सकते हैं। He can ask the minister to resign or advise the president to dismiss him in case of difference of opinion. कोई मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप रिजाइन कर दें, या फिर प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि भैया आप इसको डिसमिस कर दो, क्योंकि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो वर्क करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे, और अगर प्रेसिडेंट ना चाहे तो वो काम नहीं करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी डिसमिस करने की, और प्रेसिडेंट कैसे रिकमेंडेशन में डिसमिस करेगा? प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। तो इंटर आलिया ये पावर भी उनको मिल जाता है, अदृश्य है, मिल जाता है, ठीक है। तो तीनों ही पावर उनके पास हैं। तो 1, 2, 3 ऑप्शन में सही कहां दिखता है? डी वाले ऑप्शन में सही दिखता है, तो डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वाज वेयर गिवन बाय बलवंत राय मेहता कमेटी? वापस पंचायती राज समिति की कमेटी आ गई। 1952 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के आउटकम्स को रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने पंचायती राज गठित करने का रिकमेंडेशन दिया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज का रिकमेंडेशन दिया था। 1957 में कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, और इन्होंने पंचायती राज को गठित करने का रिकमेंडेशन दिया था। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर पंचायत की बात की थी क्या? तो बिल्कुल 3 टियर पंचायती सिस्टम, राज सिस्टम की बात की थी इन्होंने, ठीक है। विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल डायरेक्टली इलेक्ट होगा, ठीक है। पंचायत समिति शुड बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, व्हाइल जिला परिषद शुड बी एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमको चुनना है कि सही स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। तो हाँ, जिला परिषद जो है एडवाइजरी बॉडी थी, और पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ऐसा रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था। और ये भी सही है कि विलेज पंचायत डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनेगी, और 3 टियर का इन्होंने पहली बार बोला था। और ये भी बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है जिला परिषद का चेयरमैन होगा, इलेक्टेड मेंबर नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो होगा। तो ये चारों रिकमेंडेशन जो है बलवंत राय साहब ने दी थी, इसलिए 1, 2, 3, 4 चारों ही स्टेटमेंट सही है, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। Which of the following is not included in election of president? प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 54 को हमको पढ़ना चाहिए। आर्टिकल नंबर 54 में इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल्स, है ना, अन्य आर्टिकल्स भी, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल संविधान के पढ़ के रखिए, तो उससे आपके सारे सवाल जो है एकदम चुटकियों में हल होंगे। चलो देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेचर, एमएलए प्रेसिडेंट के चुनाव में शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स एमपी हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वहां पर। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ये नहीं होते। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट को के इलेक्टेड मेंबर्स को, है ना, राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में जगह नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये भी। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स
इनको सबको इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया है। किसको नहीं किया गया है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को, तो इनको नहीं किया गया है, इसलिए इस पर टिक लगा देते हैं। ये सही ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी तीनों को इंक्लूड किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिल्कुल कंसिडर करेंगे भाई साहब। If the Supreme Court finds that a law made by Parliament is inconsistent with the Constitution, then it can declare that law to be invalid। बिल्कुल करता ही है। अगर कोई संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, ठीक है, संविधान के खिलाफ कोई लॉ बनाया जा गया है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के क्या कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है। Ever since the Keshwanand Bharti case 1973, the Supreme Court has been interpreting the Constitution। ये तो हमेशा से कर रहा है ना, जब से 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से उसके सोल इंटरप्रेटर का जो कर्तव्य है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट का। फाइनल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के पास ही, सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट करेगा, उसी को माना जाएगा कौन से आर्टिकल को कैसे। हाँ, ये जरूर बोला जा सकता है कि 1973 के बाद में बहुत प्रोएक्टिवली इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पहले सिर्फ टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन करते थे कि जैसा टेक्स्ट में लिखा है, जैसा उसका मतलब निकलता है वैसे, ठीक है, उसके तात्पर्य नहीं खोजे जाएंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जाएगा, ऐसी चीजें नहीं की जा रही थी 1973 के पहले। लेकिन अब थोड़ा प्रोएक्टिवली, ठीक है, उसके लॉ के क्या मायने हैं, क्या मकसद है, ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके इंटरप्रिटेशन अब किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा सिर्फ टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए पहले इंटरप्रिटेशन किया जाता था। तो ये पहले दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो हमेशा से कर रहा है और यहाँ पर सिर्फ इंटरप्रिटेशन बोला है, ऐसा कोई प्रोएक्टिव और ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स इंसेप्शन। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो एक्ट एज द आर्बिटर ऑफ अमेंडमेंट्स मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई भी अमेंडमेंट संविधान में किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके आर्बिट्रेटर के तौर पर चेक जरूर करेगा, स्क्रूटनी जरूर करेगा कि वास्तविकता में अमेंडमेंट कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का तो नहीं कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी 1973 के इस केस के बाद में, तो बेसिक स्ट्रक्चर का अमेंडमेंट अगर किया जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठता, उस अमेंडमेंट को क्या करता है, नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। जैसे लास्ट टाइम एनजेसी का किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट तो किया था जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में और वो उनको लगा कि ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। कैसे आप कोई ऐसी संस्था के द्वारा हमारा अपॉइंटमेंट करा, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, इससे तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में होगा, जो कि एक बेसिक टेनेट है। ठीक है, वी आर ऑल इक्वल पिलर्स, पार्लियामेंट, ठीक है, उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी, ये तीनों ही इक्वल पिलर्स हैं। ठीक है, अब इक्वल पिलर्स हैं तो दूसरा पहले का अपॉइंटमेंट, पहला दूसरे का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता ना, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी पे। चलिए ठीक है, तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो 1 एंड 3 सही है। तो 1 एंड 3 कहां मिल रहा है? ठीक है, 1 एंड 3 मिल रहा है बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, 1 एंड 3 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्योंकि 1 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं होगा, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कंसिडर करना हमारा काम है। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस, progress and good governance of UTs, and such a regulation can amend or repeal law of parliament for these territories। ठीक है, parliament can make laws on any matters in all 3 list of UTs। बिल्कुल ठीक है, दो दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ओवर इट इज नॉट अफेक्टेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमको बोलता है कि ऐसे केसेस जो कि यूटी से संबंधित बात चल रही है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित बात चल रही है, तो प्रेसिडेंट के पास में कुछ स्पेशल पावर्स यहाँ पर है क्या? तो बिल्कुल है, यूटी के केस में होते हैं। पर ये तीनों स्टेटमेंट ऐसे मैटर्स में सही पाए गए हैं क्या? तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही हैं। आर्टिकल नंबर 240 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस यूटी के लिए अगर किया जाना है तो उस केस में प्रेसिडेंट या तो कोई रेगुलेशन बना सकता है, अमेंड कर सकता है, रिपील कर सकता है पार्लियामेंट के लॉ को, ऐसी चीजें
प्रेसिडेंट कर सकता है यूटी के केस में, ठीक है। और दिल्ली और पुडुचेरी का केस तो आपको आज भी पता है कि हाफ स्टेट्स है, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने के बाद भी, ठीक है, वहां पर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की अथॉरिटी कम नहीं होती है, अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये चीजें तो वहां पर भी अभी भी है, ठीक है। तो इसके आंसर के तौर पर सही आंसर क्या होगा? तीनों स्टेटमेंट सही है, और तीनों स्टेटमेंट्स अगर सही हैं तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, डी ऑप्शन सही होना चाहिए, और डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए, तो इसके साथ पहले 20 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, आगे 20 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. The number of judges in High Court is not fixed. Additional judges can also be appointed for clearance of pending cases in the court, but their tenure cannot exceed more than 5 years. तो हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? हाई कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंट करने का काम किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। सही है, कोई समस्या इसमें नहीं है। चलो, ये सही ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में बताया गया नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट इज नॉट फिक्स, तो कोई भी हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस फिक्स नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। तीसरा ऑप्शन क्योंकि लंपा भी है, थोड़ा सा दिखता है डाउटफुल, गलत हो सकता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एडिशनल जजेस कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड। एडिशनल जजेस तो अपॉइंट किए जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल जजेस आर अपॉइंटेड, ठीक है। आर्टिकल नंबर 224, आर्टिकल 224 ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 224 हाई कोर्ट के केस में एडिशनल जजेस को अपॉइंट करने की मंजूरी देता है। और कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट। पर टेन्योर जो मेरे को दिख रहा है कि 5 इयर्स का टेन्योर बहुत ज्यादा है, नहीं लग रहा है, 2 इयर्स का होता है, 2 इयर्स का टेन्योर होता है, या फिर 62 इयर्स की एज तक, मतलब मैक्सिमम एज भी देके रखी है, 62 इयर्स से एज के ऊपर के व्यक्ति को एडिशनल जज के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, और मैक्सिमम टेन्योर जो है 2 साल का है, ठीक है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है तो 1 एंड 2 इज राइट ऑप्शन। तो 1 एंड 2 राइट ऑप्शन कहां पर दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर ए में 1 एंड 2 राइट आंसर दिखता है, ऑप्शन नंबर ए। तो 1 एंड 2 सही हो गया और आंसर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, Which of the following members take part in impeachment process of president? प्रेसिडेंट का impeachment process आर्टिकल नंबर 61, कौन कौन पार्ट लेता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा भी लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी लेते हैं। पर क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का कोई रोल है? उसमें कोई रोल नहीं है, तो इन दोनों का रोल नहीं है, पहले 4 का रोल है। तो 1 2 3 4 सही आंसर होगा। 1 2 3 4 सही आंसर कहां पे दे रखा है? आंसर ए में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 एंड 4 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, और उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये सब सही आंसर्स हैं। उसके बाद मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर लीड्स टू रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही है। अगर प्राइम मिनिस्टर ही, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द एंटायर काउंसिल, तो अगर वो रिजाइन कर दे तो पूरा की पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 3 बोलता है ऑल द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टुवर्ड्स द हाउस ऑफ द पीपल। और ऐसे केस में अगर प्राइम मिनिस्टर किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर देता है तो पूरा की पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ध्वस्त हो जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट उन्होंने नहीं करवाया था, जब वही रिजाइन कर रहे हैं तो पूरा की पूरा काउंसिल ध्वस्त हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स लीड्स टू रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल, ये नहीं होता भाई साहब। इंडिविजुअल मिनिस्टर को तो अगर प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि रिजाइन कर दो तो रिजाइन कर देगा। आर्टिकल नंबर 75 बोलता तो है कि मिनिस्टर्स जो हैं दे वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट के प्लेजर पर वर्क करते हैं। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक मिनिस्टर्स काम करेंगे। जिस दिन प्रेसिडेंट ने बोल दिया आज से तुम काम नहीं करो, कल से काम पे मत आना, ठीक है, उस दिन से प्रेसिडेंट के बोलने के बाद में मिनिस्टर उस दिन से नहीं आएगा। रिटर्न में देंगे, रिटर्न में देंगे, और प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तभी हटाएंगे ना, ऐसी मर्जी से नहीं बोल देंगे, मजाक की बात है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को तो प्रेसिडेंट अपने प्लेजर से हटा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर उनको बोले तो। उस केस में पूरा की पूरा मंत्रिमंडल डिसॉल्व होगा ऐसा नहीं है, होता भी रहता है, किसी किसी मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन होता है और रेजिग्नेशन के बाद में पूरा सरकार वैसी ही चलती है, सिर्फ उस मिनिस्टर की जगह कोई दूसरा मिनिस्टर, किसी दूसरे व्यक्ति को उस मिनिस्ट्री की पद पर अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ही रिजाइन कर दे तो पूरा एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन हो जाएगा, रेजिग्नेशन हो जाएगा उसका। लेकिन अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर रिजाइन करे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में दिए हुए हैं वीटो पावर्स। एक तरफ दिए हैं वीटो और दूसरी तरफ उन वीटोस का डिस्क्रिप्शन दिया है और हमको बोला है कि कौन से वीटो का एक्सप्लेनेशन कौन से एक्सप्लेनेशन के साथ सही बैठता है, मैच करना है लिस्ट को। एब्सोल्यूट वीटो। क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले आपको बताते हैं वीटो पावर्स के बारे में थोड़ा सा। संविधान का आर्टिकल 111 टॉक्स अबाउट असेंट टू बिल, और ये जो असेंट टू बिल की बात कर रहे हैं यहां पर दिया गया है कि या तो प्रेसिडेंट अपना असेंट विथहोल्ड कर सकता है या फिर उस बिल को रिटर्न कर सकता है कि वापस से उसको पास करके मेरे पास लाओ, ठीक है। मतलब या तो रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए कि थोड़ा इसमें रिकंसिडरेशन कर दो और जो अमेंडमेंट में बोल रहा हूँ ऐसा अमेंडमेंट करके वापस पास कर दो तो मैं पास कर दूंगा, ऐसा बोल सकता है। पर साथ में वहां पर एक लूप होल है। लूप होल क्या है? लूप होल है या जानबूझ के रखा गया है नहीं पता, लेकिन हाँ वहां पर एक थोड़ा सा लूप होल है कि यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास में बिल पास करके पहुंचाता है तो देयर इज नो टाइम बाउंडेशन ऑन प्रेसिडेंट की इतने समय में उसको जवाब देना है, या तो विथहोल्ड करे या पास करे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनडेफिनिट इनएक्शन ओवर द बिल, आराम से जेब में रख लिया, है ना। जेब में रख लिया से मतलब है कुछ देखना वेखना नहीं है, जेब में रखे या ना रखे, टेबल पे रखा रहे भले, ठीक है, लेकिन काम है पॉकेट वीटो, इसलिए बोल दिया कि जेब में रख लिया, पॉकेट में रख लिया, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहे हैं बस, ठीक है। तो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये वाला प्रावधान भी यहीं से निकल के आया है, क्योंकि नो टाइम बाउंडेशन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर गिविंग एन असेंट टू बिल। तो ये तीन चीजें मेरे को आपको बतानी थी। चौथा जो वीटो है दैट इज क्वालिफाइड वीटो, जो कि कहता है कि अगर प्रेसिडेंट कोई बिल को रिटर्न करता है रिकंसिडरेशन के लिए तो वापस से ज्यादा मेजोरिटी के साथ, इंक्रीज मेजोरिटी के साथ, हायर मेजोरिटी के साथ, जिससे वो पहले पास हो तो उससे हायर मेजोरिटी के साथ पास करके भेजो तो वो पास कर देंगे, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो है, ठीक है। चलो, तो क्वालिफाइड वीटो तो हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है, यूएस प्रेसिडेंट के पास है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास में ये वीटो नहीं होता। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? विथहोल्डिंग द असेंट टू द बिल। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? उसको वापस रिटर्न कर देना रिकंसिडरेशन के लिए। क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो आपका है रिटर्न बिल कैन बी पास विद हायर मेजोरिटी, और वो फिर पास हो जाएगा। पॉकेट वीटो है इनडेफिनिट इनएक्शन के लिए। तो ऐसा क्रिस क्रॉस बन चुका है। फर्स्ट का ऑप्शन बी के साथ मैच होना चाहिए था, 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, चौथा वाला एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसके आगे क्रॉस लगाते थे। सस्पेंसिव वीटो का ऑप्शन ए होना चाहिए, सेकंड के सामने ए आना चाहिए। 2 जगह आता है, इधर और इधर, ये तो निग्लेक्ट हो गया, तो ये आंसर यहीं पे आ गया बी। क्रॉस चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले के सामने डी आना चाहिए, आ रहा है। फोर्थ वाले के सामने सी आना चाहिए, आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का मिसमैच करने के बाद, सब मैचिंग करने के बाद बी आंसर इसका सही पाया गया। चलिए अगला सवाल। विद रेफरेंस टू एडजर्नमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? चलिए, ओनली लोकसभा इज परमिटेड टू रेज दिस मोशन। बिल्कुल, एडजर्नमेंट मोशन जो है ये एक स्पेशल मोशन है। राज्यसभा के पास में इसकी अथॉरिटी नहीं है, किसके पास में? लोकसभा में ये परमिट किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। ये ऑप्शन सही दिखता है मुझे, कोई समस्या इसमें नहीं है। लेकिन उसमें पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अभी आंसर नहीं आया हमारा, ठीक है। नॉट करेक्ट मतलब ये तो करेक्ट है, तो ऑप्शन के तौर पर ये हमारा आंसर नहीं होगा, गलत आंसर होगा, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इधर टिक लगा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं। इट इज यूजुअली
introduced to deal with the matters of urgent importance in that is under adjudication of court. कोर्ट के अंदर अगर कोई मैटर एडजुडिकेशन में है तो उससे इनको क्या लेना देना? हाँ, अर्जेंट इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, उस केस में एडजमेंट मोशन लाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन नॉट करेक्ट है, आंसर हमको मिल चुका है। पर बाकी दो ऑप्शन देखते हैं, कुछ ज्ञान की जानकारी मिलेगी, ज्ञान ही मिलेगा। सच अ मोशन रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड इन द हाउस। हाँ, 50 मेंबर्स की जरूरत लगती है एडजमेंट मोशन अगर लाना है तो सही है। द डिस्कशन ऑन दिस मोशन शुड लास्ट नॉट लेस देन 2.5 आवर्स। 2.5 घंटे से कम का डिस्कशन नहीं होता एडजमेंट मोशन। और क्यों लाया जाता है? किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के विषय पर एडजमेंट मोशन लाया जाता है। तो बाकी 3 ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे पूछा है नॉन करेक्ट ऑप्शन। नॉन करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पढ़ लीजिए, पढ़ लेना चाहिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एन अथॉरिटी टू रिजाइन। अगर लोकसभा के स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करेगा, और डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो स्पीकर को रिजाइन कर लेगा। दोनों आपस में कर लेते हैं एक दूसरे को रेजिग्नेशन। ठीक है, मैं तुझे दे देता हूं, तू मुझे दे दे। ठीक है, रेजिग्नेशन। तो डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन्स टू स्पीकर एंड स्पीकर रिजाइन्स टू डेप्यूटी स्पीकर। इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। ठीक है, और संविधान के आर्टिकल नंबर 94 में इसका वर्णन किया हुआ। आर्टिकल 94 स्पीक्स अबाउट दिस, रेजिग्नेशन रिमूवल कैसे होगा। तो रेजिग्नेशन, डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन्स टू स्पीकर, स्पीकर रिजाइन्स टू डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो ऐसा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट बिफोर टेकिंग हिज सीट इन द हाउस। बिल्कुल सही है। कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस को, भले वो लोकसभा का हो या राज्यसभा को, उसको पहले ओथ लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो सीट ग्रहण कर सकता है। और ओथ किसके समक्ष होगी? प्रेसिडेंट के समक्ष। ओथ कहां पे देके रखी है? शेड्यूल 3 में ओथ देके रखी है। फॉर्मेट ऑफ ओथ कि किस फॉर्मेट में ओथ ली जाएगी। ठीक है, और संविधान का आर्टिकल नंबर 99 ये इंश्योर करता है कि सब लोग ओथ ले। The salaries and allowance of chairman of Rajya Sabha are determined by the parliament are not subject to annual vote। बिल्कुल पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, लेकिन एनुअल वोट उस पर नहीं होगा। हर साल बार बार उस पर वोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ वो क्या करेगा? ठीक है, एक बार पार्लियामेंट उसको डिसाइड जरूर करेगी। तो हमारे पास ऑप्शन सही कौन कौन से हो जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास सही हो जाते हैं 2 and 3। 2 and 3 ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। 2 and 3 सही ऑप्शन कहां पे देखा है? 2 and 3 ओनली। बी वाला ऑप्शन 2 and 3 स्टेटमेंट को सही बताता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। विथ रेफरेंस टू लैप्सिंग ऑफ बिल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? लैप्सिंग ऑफ बिल के केस में आपको सिंपल सा एक टेबल बता देता हूं। ठीक है, बिल एक तो ओरिजिन कहां पे हो रहा है और पेंडिंग कहां पर है। ओरिजिन कौन से हाउस से हुआ और पेंडिंग कहां पर है, उससे हम लैप्स को डिसाइड कर सकते हैं। अगर ओरिजिन लोकसभा में हुआ है, ओरिजिन इज इन लोकसभा और लोकसभा में ही पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। ये लैप्स की कंडीशन है, सारी चारों कंडीशन लैप्स की बता रहा हूं। ठीक है, ओरिजिन राज्यसभा में है और पेंडिंग लोकसभा में है। राज्यसभा ने पास कर दिया लेकिन लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। ओरिजिन बिल का लोकसभा में है, ठीक है, बिल ओरिजिनेट लोकसभा में होता लेकिन लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को दे दिया, लेकिन राज्यसभा पास करती उसके पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो भी लैप्स हो जाएगा। अब क्योंकि राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं ना, डिसॉल्व लोकसभा ही होती है। ठीक है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और ओरिजिन उसके यहाँ पर हुआ था बिल का उस हाउस में और राज्यसभा में पेंडिंग था, तो भी बिल लैप्स होगा। और चौथी कंडीशन है कि राज्यसभा में ओरिजिनेट बिल हुआ था, लोकसभा के पास चले गया था, लोकसभा ने इसको फिर से राज्यसभा को भेज दिया। काय के लिए? रिकंसिडरेशन के लिए। रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं ना, अमेंडमेंट करने के लिए, एक बार रिकंसिडर कर लो इस बिल को, तो वापस दोबारा भेज दिया कि इस बिल को थोड़ा चेंज वेंज करके फिर पहुंचाओ।
तो रिटर्न कर दिया था राज्यसभा को। अगर ऐसा भी केस है कि राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, लोकसभा के पास गया, लोकसभा ने उसको रिटर्न कर दिया फिर से राज्यसभा में, तो इस केस में भी लैप्स हो जाएगा। तो ये 4 केसेस हैं जिसमें बिल लैप्स हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी केस है तो बिल लैप्स नहीं होगा। तो सिंपल है, इसके अलावा कोई भी केस है तो बिल लैप्स नहीं होगा। अब हम देखते हैं। A bill passed by both the houses of the parliament but pending assent of the president. Both the houses पास हो गया है, पेंडिंग किसका असेंट? सिर्फ प्रेसिडेंट का। तो ऐसे केस में क्या लैप्स होगा? नहीं होगा, डज नॉट लैप्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास बाय लोकसभा लैप्सेस। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा ने उसको पास नहीं किया है, ठीक है, तो उस केस में भी वो कैसा है? बिल है, लैप्स हो जाएगा क्या? देखो, अब देखो उसमें इस कंडीशन, 4 कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओरिजिन कहां पर है? ओरिजिन इसका है राज्यसभा एंड नॉट पास्ड बाय लोकसभा, ठीक है, और पेंडिंग कहां पर है? ये राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा में पेंडिंग है। ओरिजिन के बारे में नहीं देख रखा है, पेंडेंसी दे के रखा राज्यसभा में, लेकिन अगर लोकसभा ने इसको पास ही नहीं किया है अभी, ठीक है, और उसका जो पेंडेंसी है वो राज्यसभा में है, तो मतलब ये राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ था, राज्यसभा में अभी भी है, राज्यसभा में ही ओरिजिनेट हुआ था और राज्यसभा में ही अभी भी पेंडिंग है। इसका मतलब है कि ये बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा ने तो इसको गया ही नहीं, लोकसभा में, राज्यसभा में पेंडिंग है, पास लोकसभा से हुआ ही नहीं है, पेंडिंग भी वहीं रखा हुआ है, तो ये कौन सा भी कैटेगरी में, इनमें 4 कैटेगरी में नहीं आता, पर ये लैप्स बोल रहा है, तो ऐसी 4 कैटेगरी में नहीं आता, तो ये नॉट लैप्स वाली कैटेगरी होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस, लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक है, ये रहा, राज्यसभा में पेंडिंग है, लैप्स हो जाएगा, बिल्कुल लैप्स हो जाएगा, तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज करेक्ट, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 इज करेक्ट, तो सही है, करेक्ट है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो ये 4 कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होता तो बिल लैप्स नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कंसीडर द फॉलोइंग। Size of legislative council in a bicameral legislature, state legislature depends on the size of legislative assembly of the concerned state. बिल्कुल सही है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज है वो लेजिस्लेटिव असेंबली पर डिपेंड करता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज empowered to decide whether a member of assembly is disqualified as per the provisions of RPA Act as well as on the grounds of defection. डिफेक्शन के ग्राउंड्स में तो स्पीकर के पास में, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास में अधिकार है, लेकिन आरपीए एक्ट के केस में अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो ये गवर्नर करेगा इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कोई मिसडीड के साथ इलेक्ट हुआ है, आरपीए एक्ट का वायलेशन किया है, ठीक है, किसी कंडीशन में इलेक्शन के एक्सपेंडिचर फाइल नहीं किए हैं, तो वो गवर्नर उनको डिस्क्वालीफाई करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें कंसल्टिंग अथॉरिटी होगी, ठीक है, तो उनके कंसल्टेशन के बाद गवर्नर कैन डिस्क्वालीफाई अ मेंबर। तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है वो गलत है, सेकंड वाला पार्ट सही है। डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे स्पीकर के पास अथॉरिटी है, लेकिन आरपीए के केस में स्पीकर के पास अथॉरिटी नहीं, वो गवर्नर के पास है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली 1 इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, एनी डाउट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली। बिल्कुल, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन का केस है तो हाई कोर्ट के पास इंक्वायरी थोड़ी ना जाएगी, किसके पास जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, सही है। नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो इनिशिएट नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग तो की जा सकती है। 2 मंथ का प्रायर नोटिस दो प्रेसिडेंट को और सिविल प्रोसीडिंग 2 महीने के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के केस में है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग तब तक नहीं की जा सकती जब तक वो ऑफिस पे बने हुए हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑब्वियसली फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू हिज ऑफिस। भैया हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं कि प्रेसिडेंट वापस से अपने ऑफिस में री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो री इलेक्शन वाला फंडा हमारे यहाँ है, तो नॉट एलिजिबल नहीं, एलिजिबल है,
तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, पहला वाला सही। कि अगर कोई डाउट है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, तो कोई भी इंक्वायरी अगर करनी है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 ओनली कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अमाउंट टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रॉयल्टी acquiring from licenses from minerals exploration tribal areas is determined by the concerned state government। ठीक है, इसके बाद है any dispute regarding share of such royalty are settled by the governor of the concerned state on his discretion। बिल्कुल ये दोनों ही ऑप्शन सही दिखते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये जब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हम बात करते हैं तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है, वो डिसाइड करता है कि कितना पैसा रॉयल्टी के तौर पर उसके शेयर में आएगा। ठीक है, और सेकंड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट इज अथोराइज्ड टू सेटल दैट डिस्प्यूट और उसका डिसीजन फाइनल भी होगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही बताए गए हैं, वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज्यसभा हैज नो पावर टू अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल। हाँ, मनी बिल के केस में लोकसभा के पास स्पेशल पावर होता है, तो राज्यसभा के पास में नहीं है। तो ये सही ऑप्शन, सही स्टेटमेंट है। A no confidence motion is moved in the parliament for asserting confidence of the Lok Sabha in the Council of Ministers। ये भी सही है कि जब हमको ये तय करना हो कि लोकसभा का मंत्रिमंडल पर कॉन्फिडेंस है या नहीं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है बोथ 1 एंड 2 करेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो सी वाले ऑप्शन में बोथ 1 एंड 2 करेक्ट ऑप्शंस दे के रखे, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। विथ रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग इन द पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। चलिए जॉइंट सिटिंग के बारे में देखते हैं। जॉइंट सिटिंग 108, A joint sitting is governed by the rules and procedures of Lok Sabha। बिल्कुल लोकसभा के रूल्स एंड प्रोसीजर लगते हैं। नो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, नॉट करेक्ट पूछा है। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, नो मिनिमम नंबर। तो ऐसा तो नहीं है। जॉइंट सिटिंग के केस में भी कोरम तो चाहिए। कोरम कितना चाहिए? 10%। ठीक है, 1/10, 10% ऑफ द जॉइंट स्ट्रेंथ, दोनों हाउसेस की जॉइंट स्ट्रेंथ का 10% चाहिए, और 10% नहीं है तो फिर काम नहीं हो पाएगा। कोरम तो इसमें भी चाहिए रहता है। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग, बिल्कुल नहीं करता। तो कौन करता है? स्पीकर करता है लोकसभा का। स्पीकर नहीं हो तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस। ठीक है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट, इस वजह से वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, मेंबर नहीं है, इसलिए वो नहीं रहेंगे। there is no provision for joint sitting for constitutional amendment। हाँ, certain bills पे joint sitting का प्रावधान नहीं रहता। ऐसा एक बिल और है, मनी बिल। मनी बिल के केस में भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नहीं, ऑड वन कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। और इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट भी यही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। With reference to the Election Commission of India, consider the following statement. Till 1989, चलिए देखते हैं। 1989 तो क्वेश्चन ने दिया है, मैं बता देता हूँ डेट भी। 16 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी हुआ करता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 जब हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन थे RVS पेरी शास्त्री, इस समय पर पहली बार इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर्ड बॉडी बनाया गया। हाँ, कुछ समय का लाभ था, कुछ समय बाद वापस से डिसॉल्व कर दिया गया और सिंगल मेंबर बना दिया गया जनवरी 1990 में। ठीक है, और वापस से जब TN सेशन साहब आए, ठीक है, TN सेशन साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर आए जनवरी 1993, जनवरी और अक्टूबर, ठीक है, एक बार 1 अक्टूबर, सॉरी नॉट जनवरी, 1 अक्टूबर 1993 को जब TN सेशन साहब वापस से, मतलब TN सेशन साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो फिर से
इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा हो गया 1+2 का, ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल ये सही है। आर्टिकल नंबर 324 ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, अगर 3 मेंबर का कमीशन होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रिसाइड करेगा, वो चेयरपर्सन होगा। ये आर्टिकल नंबर 324 सब क्लॉज 3 आपको कहेगा, क्लॉज 3 आपको कहेगा। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द ओपिनियन ऑफ सीईसी इज बाइंडिंग ओवर द इलेक्शन। ये सेकंड पार्ट जो है ना ये गलत लगता है, ऐसा नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सीईसी की अकेले की नहीं चलेगी, क्योंकि पीसी सीईसी दोनों इक्वल पावर्स हैं, बोथ होल्ड इक्वल पावर, और फंक्शनिंग में भी दोनों का कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। तो कलेक्टिव अथॉरिटी के केस में काम करते हैं, कलेक्टिव बॉडी है, इक्वल पावर शेयर करती हैं तीन दोनों की दोनों, ठीक है। इसलिए सीईसी का जो ओपिनियन है दैट इज नॉट बाइंडिंग। तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। पहला वाला ऑप्शन तो सही है कि 1989 के पहले सिंगल मेंबर्ड बॉडी था, फिर बाद में 3 मेंबर जोड़े गए, हटा भी दिए गए, और बाद में फिर परमानेंट तौर पर 1993 अक्टूबर से है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, और करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वन ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। व्हिच व्हाट डज द टर्म जुडिशियल रिव्यू मीन? अ रिव्यू ऑफ द जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम? नहीं। अथॉरिटी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन whether some legislative enactments or executive orders of both central and state government are following the constitution of India or not? बिल्कुल सही। Judicial review means that the power vested in Supreme Court to challenge the High Court. High Court को क्यों चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट भाई साहब? युद्ध थोड़ी ना छिड़वाना है हमको कहीं पे, नहीं। नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन हमको मिल गया कि सही ऑप्शन है, जुडिशियल रिव्यू का सही मतलब है बी वाले ऑप्शन में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय which ऑफ द फॉलोइंग आर अर्बन लोकल बॉडीज? ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज कौन कौन सी है? तो पोर्ट ट्रस्ट है, टाउनशिप भी है, नोटिफाइड एरिया कमिटी भी है, कैंटोनमेंट एरिया भी है। पोर्ट एरियाज में पोर्ट ट्रस्ट बनता है, ठीक है। प्लांट के आसपास जो सर्वेंट्स रहते हैं उनके लिए टाउनशिप बनती है। कैंटोनमेंट एरिया में सिविलियन पॉपुलेशन रहती है, उनके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है। ऐसे टाउन्स जो कि फास्ट डेवलपिंग है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं, और जहां पर अभी बेसिक मिनिमम जो फैसिलिटीज है वो नहीं है, वहां पर नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जाती है। तो चारों की चारों अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है। 1 2 3 4 कहां पर ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ रिट ऑफ क्योर वारंटो। क्योर वारंटो क्या बोलता है? बाय व्हाट अथॉरिटी? बाय व्हाट अथॉरिटी? किसी भी पब्लिक ऑफिस में किसी व्यक्ति ने अगर कोई ऑफिस होल्ड करके रखा है तो किस अथॉरिटी की वजह से वो ऑफिस होल्ड करके रखा है, तो ये पूछता है क्यों वारंटो कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस, है ना। आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट छोटे छोटे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो 3 कंडीशंस जो दे के रखी हैं उसमें से कौन से ऑफिस के अगेंस्ट यूज हो सकता है? ऑफिस कैन बी पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट नहीं हो सकता, पब्लिक तो हो सकता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। द ऑफिस मस्ट बी सब्सटैंटिव वन एंड नॉट मियरली द फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सर्वेंट एट द विल एंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अनदर। ऐसा नहीं है, ये तो सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सब्सटैंटिव ऑफिस होना चाहिए, उसमें समस्या नहीं है। देयर मस्ट बी अ contravention of the constitution or a statute or a statutory instrument in appointing such a person। हाँ, कुछ न कुछ समस्या हुई हो अपॉइंट करने में। अगर अथॉरिटी सही है तो कोई भी इंटरवेंशन नहीं हुआ होगा, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा, इनके अगेंस्ट में जाकर के स्टेट लॉ के अगेंस्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो ये अथॉरिटी पूछने का कोई मतलब ही नहीं। अगर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि स्टेट के स्टैट्यूट स्टेट लॉज या सेंट्रल का कोई लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसका उल्लंघन किया हो उस अथॉरिटी को उस पोजीशन पे बिठाने के लिए, तो फिर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की बाय व्हाट अथॉरिटी या हाई कोर्ट की बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग सच ऑफिस, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही कौन से ऑप्शन में मिलता है हमको? बी वाले ऑप्शन में सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही देखने को मिलता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के केस में फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए।
SEC is responsible for conducting election to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इस पे इलेक्शन कराने का अधिकार या फंक्शन किसका है? ये फंक्शन है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इस पे जो है कौन इलेक्शन नहीं कराता? इस पे SEC स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये कमीशन इलेक्शन नहीं कराता, ये सिर्फ पंचायती राज के और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कराता है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ, नहीं इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन का कोई लिंक है ही नहीं, बोथ आर टू इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है। अलग अलग संवैधानिक अनुच्छेदों के अंदर अपॉइंट किया है, ना संविधान में ऐसा कहीं दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इन दोनों के बीच में कोई हायरार्की होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, किसी के अंडर और कंट्रोल में काम नहीं करती, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट पूछा है हमसे? तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, बोथ ऑप्शंस आर रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Consider the following statement. The actual size of state legislative council is 1/3 of the total strength of state legislative assembly. Second, the salaries allowances of chairman of state legislative council are not subject to an annual vote of the state legislature. तो पहला वाला जो है 1/3 of total strength होता है, लेकिन 1/3 is the maximum limit, not the minimum limit or not the actual size. मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये जो कंपोजिशन वाला मामला आप पढ़ते हैं ना, कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंतर्गत ये आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 171, आर्टिकल 171, इसमें आप जाके देखेंगे तो वहां दिया हुआ है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और मिनिमम भी देख रखिए, मिनिमम 40 है, 40। कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में? 40। लेकिन कितने होंगे एक्चुअली वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ विल डिसाइड। पार्लियामेंट एक लॉ बनाएंगे, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उस स्टेट में कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे, कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स होंगी, कितने मेंबर्स होंगे, एक्चुअल साइज क्या होगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड। मैक्सिमम मिनिमम लिमिट तो है, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज नॉट 1/3, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। द सैलरीज एंड अलाउंसेस किसके ऊपर कोई एनुअल वोट नहीं होगा? तो हाँ बिल्कुल नहीं होगा, एनुअल वोटिंग की जरूरत नहीं होगी बार बार, एक बार जो फिक्स हो जाएगा, एनुअल वोटिंग बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो चेयरमैन की, है ना, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, वो एनुअल वोट के उसमें नहीं है। तो कौन सा करेक्ट पूछा है? तो ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अवेलेबल टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ, एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे देख चुके हैं, जल्दी से हो जाएगा। द सैलरीज एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। द कंप्लीट प्रोसीजर रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ जजेस इज मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंप्लीट प्रोसीजर दे देते तो जजेस इंक्वायरी एक्ट क्यों आता? जजेस इंक्वायरी एक्ट आया है ना, जो कि ऐसे हायर जुडिशरी के जजेस को रिमूव करने के लिए प्रोसीजर बताता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। इसके अंदर प्रोसीजर दिया है कंप्लीट। द जुडिशरी इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। अब हमसे पूछा, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन का कहीं पर भी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इस रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो दिए हैं उसके रिस्पेक्ट में ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ओनली वन इज राइट, ठीक है। और ओनली वन वाला ऑप्शन 39 के क्वेश्चन में है नहीं, तो नन ऑफ द अबव आंसर हमारा हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इनमें तीनों में कोड्स नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कट मोशंस, with reference to cut motions, which of the following statement given below is incorrect? It finds no mention in the constitution. Constitution में कोई mention cut motion का नहीं है। Their passage by the Lok Sabha may lead to the resignation of the government. बिल्कुल गवर्नमेंट का resignation हो जाएगा अगर cut motion पास हो जाए। Token cut motion states that the amount of demand is reduced to a token of ₹1। नहीं भाई, ये policy cut motion में होता है कि किसी भी पॉलिसी के ऊपर अगर विरोध दर्ज कराना है तो उसका जो डिमांड है उसको क्या कर दिया जाए? 0 कर नहीं सकते, इसलिए ₹1 कर दी जाए,
ठीक है, टोकन कट में तो 100 रुपए से घटाते हैं, अगर डिमांड जितनी है तो डिमांड माइनस 100 रुपये कर देते हैं। ये पार्शियल डिससेटिस्फैक्शन है किसी स्कीम के डिमांड से। अगर बजट में कोई भी ऐसा स्कीम है जिससे कोई मेंबर को पार्शियल डिससेटिस्फैक्शन है तो ही विल मूव द टोकन कट मोशन कि इसके इस पर्टिकुलर प्रावधान में से पैसे घटाने चाहिए या यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो टोकन कट मोशन उसलिए होता है, उसका सिग्निफिकेंस ये है। ठीक है, टोकन कट मोशन जो है ₹1 वाला नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट हमसे पूछा तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है रेसिड्यूरी लिस्ट पर लेजिस्लेट करने के लिए। आर्टिकल नंबर 248 ऐसा बोलता है कि पार्लियामेंट जो है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पर भी लेजिस्लेट कर सकता है ना। इसके बाद इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन फॉर अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, इट इज द फॉर्मर विच विल प्रिवेल। अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे दोनों लॉ बना दें। कॉन्करेंट पे ही बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट पे तो वैसे भी पार्लियामेंट नहीं बनाता, और यूनियन लिस्ट पे वैसे भी कौन नहीं बनाता? स्टेट नहीं बनाता। इसलिए कॉन्करेंट में जब दोनों लॉ बनाते हैं तो किसका लॉ मायने रखेगा? सेंट्रल का लॉ मायने रखेगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में देख रखा है? आर्टिकल नंबर 251 ऐसा बोलता है। आर्टिकल 251 ऐसी बात करता है कि दोनों के लॉ हैं और दोनों लॉ कॉन्फ्लिक्टिंग है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। Which of the statement given above is are correct? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, बिल्कुल ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही ऑप्शन नंबर सी में बताए गए हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, with reference to Election Commission of India, consider the following statement. It is a non-permanent constitutional body. परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बार बार थोड़ी ना बनाई जाती, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ बिल्कुल, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से हटाया जाता है वैसे ही सीईसी को भी हटाना पड़ता है। द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन कैन ओनली बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। नहीं भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में भी चैलेंज होता है। राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी वाला केस अगर आपको ध्यान हो तो उसमें भी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही डिसीजन दिया था कि इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन जो है वो वैलिड है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को जीत दी थी। राजनारायण जी ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगाया तो लगभग कुछ 3 से 4 साल 1975 1975 में निर्णय दिया। किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी है ना इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डिसीजन है उसी के ऊपर तो चैलेंज था, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही नहीं हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया जा सकता है। आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके सेक्शन नंबर 100 के अंतर्गत इलेक्शन पिटीशन दायर की जाती है, और वो इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का केस है तो उस केस में किसके पास जाएगी? उस केस में वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। बाकी केसेस में वो एमएलए के केस में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के केस में वो हाई कोर्ट के पास भी जा सकती है। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, 2 सही है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं है। तो 2 ओनली आंसर कहां मिलता है? 2 ओनली मिलता है ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ सही है और वो ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ सेंटर, हाँ बिल्कुल रिव्यू कर सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ कंसर्न स्टेट, बिल्कुल रिव्यू कर सकता है। लॉ एनेक्टेड बाय सेंटर, रिव्यू कर सकता है। लॉ एनेक्टेड बाय कंसर्न स्टेट, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। तो ये चारों चीजों को है ना हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 सही आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a question in a question hour can be followed by a supplementary question? ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर ओरल दिया जाता है और ओरल आंसर होता है तो इसके साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन का आंसर रिटन मांगा जाता है। अब क्योंकि रिटर्न है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे नहीं जा सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर में शॉर्ट नोटिस पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका आंसर कैसा आता है? ओरल जवाब मांगा जाता है और इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस
अलाउड है, ठीक है। तो दो केसेस है जिसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, सेकंड वाला जो वो ऑप्शन है उसके अंदर नहीं आए। तो हमसे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आवर कैन बी फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कौन से इसमें क्वेश्चंस में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 में पूछा जाता है और 3 में पूछा जाता है। तो 1 एंड 3 कौन से ऑप्शन में मिलता है? बी वाले ऑप्शन में मिलता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Which among the following statement is are true? The chairman of Rajya Sabha presides over a joint sitting of both Lok Sabha and Rajya Sabha। भैया हमने पहले डिस्कस किया, कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करता है, ठीक है। सेकंड, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा बोथ हैव अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास अथॉरिटी है, राज्यसभा के स्पीकर के पास अथॉरिटी नहीं है डिसाइड करने का कि मनी बिल है या नहीं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसमें कोई मेंबर ऑफ लोकसभा, सॉरी, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, और ये स्टेटमेंट भी गलत है, ज्वाइंट सिटिंग वाला, ठीक है। तो ऑप्शन 3 ओनली जो है वो सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ओनली, तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जिसमें 3 ओनली स्टेटमेंट सही बताया गया, वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसीजर टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के संबंध में निम्नलिखित जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखना है। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बी रिमूव फ्रॉम हिज करंट ऑफिस बाय एन ऑर्डर, बिल्कुल प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे रिमूव किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑर्डर कब देगा? ऑर्डर तब देगा जब जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया हो वो फॉलो किया जाए। तो प्रोसीजर जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन स्टेटमेंट भी सही है या स्टेटमेंट भी सही है। देयर आर ओनली 2 ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, बिल्कुल सही है, 2 ही ग्राउंड है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तीनों स्टेटमेंट उसमें सही दिखे। Which among the following statement is are true about no confidence motion? No, there is no need to state the reasons for its adoption in Lok Sabha, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है, no need. Once passed, it leads to the resignation of the entire council of minister, बिल्कुल सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा। इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता, पूरे एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में आता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू गेट एडमिटेड इन द हाउस, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन बोलता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको अगर हमको एडमिट करना है लोकसभा में तो 50 मेंबर की मंजूरी चाहिए। और एक और चीज जान लीजिए कि लोकसभा में ही आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, राज्यसभा में लेकर के नहीं आया जाता, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो 50 मेंबर्स की जरूरत बिल्कुल है, 50 मेंबर्स की जरूरत भी इसमें है। तो इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं आता है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है, और अडॉप्शन के लिए कोई रीजन बताना नहीं पड़ता। थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी तीनों सही है। तो 1, 2 एंड 4 आर राइट। 1, 2 एंड 4 कहां पर सही मिलते हैं? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओनली एन इंडियन हैज द राइट टू वोट फॉर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बिल्कुल इंडियन सिटीजन को ही तो अधिकार है वोट करने का, ठीक है। अमेरिका से आदमी नहीं आते ना वोट डालने हमारे यहाँ। एनीवन वेदर इंडियन और नॉट कैन गेट मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन को ही मिलेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए तभी हम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ब्रिटिशर आकर हमारे चुनाव लड़ने लगे, ऐसा तो नहीं देखा हमने आज तक, तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट जो है गलत है। ओनली इंडियंस कैन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल इन पोस्ट के लिए इंडियन होना जरूरी है, इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, स्टेट नंबर 2 जो है वो गलत है। तो 1 एंड 3 कहां राइट दिखता है? ऑप्शन नंबर सी में 1 एंड 3 राइट दिखता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियाज डेमोक्रेटिक बेस हैज स्टेबलाइज्ड as working federal polity, and with the 73rd and 74th constitutional amendment acts, the base of democratic debate has widened. General election in India have been held with regularity. The educational qualification of MPs and MLAs have shown remarkable improvement.
ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं किसमें, नेशनल कमिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमिटी जो है, ठीक है, कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सन 2000 में बनाया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सन 2002 में दी थी। जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया जो है इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था, ठीक है। 2000 में बना था, 2002 में रिपोर्ट दी थी। और क्या ये तीनों चीजें उन्होंने बोली थी? तो हाँ, बिल्कुल तीनों चीजें बोली थी। ये तीनों चीजें, उनकी समरी आप रिपोर्ट की पढ़ेंगे तो तीनों चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा, कि सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 4% ऑफ द टोटल वोट्स इन द elections to the legislative assembly of the state and wins at least 2 seats in the recognized as the state party। भैया जो 4% की बात की गई वो 4% नहीं है, ये 4% की जगह होना चाहिए 6%। अगर 6% होगा तो ही ये ऑप्शन सही होगा, 4% है तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है पहली चीज तो। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट, 4 स्टेट की असेंबली इलेक्शन में 6% से ज्यादा वोट हो या 6% हो, एंड विन एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स, 4 लोकसभा सीट जीते हों, ठीक है, तो इस केस में इनको क्या मिलता है? नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है कि नहीं है? तो ये ऑप्शन सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए गलत है, ठीक है। स्टेट पार्टी 3 कंडीशंस में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर 6% वोट लेकर के आए पर्टिकुलर स्टेट में, जिस स्टेट में उनको स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए लोकसभा के अंदर, और लोकसभा की 1 सीट जीत जाए तब, या फिर लोकसभा की 3 एमएलए जीत करके आए, या 3% एमएलए जीत के आए, या फिर 3 एमएलए, विच एवर इज लार्जर। टोटल असेंबली की स्ट्रेंथ अगर 100 से ज्यादा है तो 3% एमएलए, तो टोटल असेंबली की स्ट्रेंथ 100 से कम है तो 3 एमएलए कम से कम जीत के आए उस पार्टी के, तो ही वो स्टेट पार्टी का दर्जा उनको मिलता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रिस्पेक्ट में इन्होंने बताया है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रिस्पेक्ट में बताया है। तो ये जो है हमारा सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पहले 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन खत्म होता है। चलिए, तो आई होप आपको ये डिस्कशन थोड़ा फ्रूटफुल लगा हो, और अगर डिस्कशन अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिल पाए। तो इसी के साथ आने वाले कुछ लेक्चर्स में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।